नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका करण को समझाने के लिए गुलेरिया हाउस में आई थी। अनिका ने अपना काम पूरा कर दिया था। अनिका अब करण को समझाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। आज अनिका ने करण गुलेरिया को अपने हाथों से ही खाना परोसा था, जिससे कहीं ना कहीं करण गुलेरिया को भी बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी और साथ के साथ अब आकाश और श्रेया भी आज दोनों के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। जैसे ही अनिका और करण नीचे आए थे तभी से ही आकाश और श्रेया को एहसास होता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था अनिका को यहाँ पर बुलाने के लिए वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। आज उन दोनों को भी बहुत खुशी हो रही थी करण को के चेहरे पर फिर से वही चमक देखकर, लेकिन अनिका के मन में एक अलग ही उधड़ बुन चल रही थी, जिसके बारे में ना तो करण गुलेरिया को आभास था और ना ही आकाश और श्रेया को। अनिका के मन में रह रहकर बस यही ख्याल आ रहा था कि जब कभी पापा को माँ के जिंदा होने का राज पता चलेगा और उन्हें ये पता चलेगा कि सारी सच्चाई पता होने के बावजूद भी मैंने उन्हें सच नहीं बताया, तो क्या पापा मुझे माफ़ कर पाएंगे। अनिका के मन में कहीं ना कहीं ये गिल्ट घर कर चुका था, क्योंकि अनिका सच में नहीं चाहती थी कि वो करण गुलेरिया से अपनी माँ के जिंदा होने की बात छुपाए। हालांकि अनिका यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के कहने से चुप थी, नहीं तो अनिका यहाँ पर करण गुलेरिया की सिचुएशन को अच्छी तरह से देख भी पा रही थी और समझ भी पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब करण जीना ही नहीं चाहते थे तब अनिका ने ही करण गुलेरिया का इलाज किया था, तो उनसे बेहतर इस बात को और कौन जान सकता है। यही सब मन में सोचकर अब पता नहीं क्यों अनिका कहीं खो सी गई थी। उसके मन में यही सब चल रहा था कि कैसे कैसे मैं अपनी इस पापा से इस बारे में माफ़ी मांग पाऊंगी, कैसे मैं उस टाइम पर उनको फेस कर पाऊंगी। पता नहीं जब भी उन्हें इस बारे में पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा ने भी अब इस बारे में माँ की खोज करने के लिए अपनी तरफ से कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें कभी भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। कभी तो उनको भी माँ के बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन अनिका, जब पापा को इस बारे में पता चलेगा तो तब तू क्या करेगी। यही सब सोचकर अनिका अब कहीं खो सी गई थी। आज करण की जो भी हालत थी उस सब की जिम्मेदार यहाँ पर अनिका खुद को ही मान रही थी। अनिका अपने ही ख्यालों के भंवर में खोई हुई थी कि तभी आकाश की आवाज से वो अपनी चेतना से वापस लौटती है। तभी उसको ख्याल आता है कि तुम कहाँ पर हो। आकाश अब अनिका से पूछ रहा था, अनिका क्या पापा की तबीयत पूरी तरह से ठीक है या फिर हमें उन्हें एक बार हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अब आकाश की बातों का जवाब देते हुए अनिका भी कहती है, नहीं आकाश, चिंता की कोई भी बात नहीं है। मैंने पापा का चेकअप कर लिया है, वो पूरी तरह से ठीक हैं। बस उन्हें थोड़ा सा हेडेक था जिसकी मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है। आकाश, बस जब से पता चला है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी तुम्हारा किडनैप हो गया था, तब से ही पापा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं। उन्हें घूम फिर कर हमेशा अपने परिवार की चिंता रहती है। शायद इसी स्ट्रेस की वजह से उनका ये हाल हो गया है, लेकिन मैंने पापा को समझा दिया है और मैंने इन्हें टेंशन फ्री टैबलेट्स भी दे दी हैं। अब अनिका की बात सुनकर आकाश करण के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर करण गुलेरिया से कहता है, पापा, पीछे जो भी हुआ वो ना तो हमारे हाथ में था और ना ही हम उसके बारे में कुछ भी कर सकते थे। आप उसे भूल जाइए, क्योंकि अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखिए, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और जिसके पास अनिका जैसी बहन हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। अब करण गुलेरिया भी अनिका की तरफ देखता है और फिर अनिका की सिर पर अब हाथ रख देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं करण गुलेरिया को भी ये आभास था कि आज आकाश अगर यहाँ पर गुलेरिया हाउस में सही सलामत था तो वो सिर्फ और सिर्फ अनिका की वजह से ही था। जैसे ही करण गुलेरिया का नाश्ता खत्म हुआ तभी अनिका उसे लेकर वहीं गार्डन में चली गई थी। वहां बार गार्डन में जाने के बाद अनिका करण के साथ बस ऐसे ही टहल रही थी। वो इसी उधेड़बुन में थी कि आगे क्या होगा क्या नहीं। तभी अनिका का फोन वाइब्रेट होने लगता है। जैसे ही अनिका को इसका आभास होता है वो जल्दी से अपनी जेब से अपना फोन निकाल कर देखती है तो उस पर रोहित का मैसेज फ्लैश हो रहा था। रोहित ने लिखा था कि अनिका, कहाँ हो तुम? आज हम लंच पर जाने वाले थे, मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही अनिका
अनीका ने मैसेज पढ़ा तो अनीका को अचानक से याद आया कि रोहित ने तो उसे सुबह ही लंच पे चलने के लिए बोल दिया था। हालांकि रोहित ने अनीका को 2 बार रिमाइंड भी कराया था कि लंच पे जल्दी आ जाना, जिसके बदले में अनीका ने भी कहा था कि मिस्टर मारवा, क्या आप मुझे भुलक्कड़ समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अब सच हो गई थी, क्योंकि अनीका तो आज सच में ही वहां पर जाना भूल गई थी। कब टाइम सुबह से दोपहर हो गई थी, अनीका को खुद ही गुलेरिया हाउस में आने के बाद पता ही नहीं चला। अनीका ने अब करण की तरफ देखा और बोली, पापा मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अब निकलना होगा। और फिर अनीका करण को बाय बोलकर जल्दी से वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर बाद अनीका रोहित के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनीका अंदर आई तो वहां का नज़ारा थोड़ा सा चौंकाने वाला था, जिसे देखकर अनीका एकदम से चौंक गई। रोहित ने रेस्टोरेंट की पूरी काया पलट ही कर रखी थी। वहां पर अनीका की पसंद के फूलों से लेकर अनीका की पसंद का म्यूजिक और हर चीज़ यहाँ अनीका की ही पसंद के थे। साथ के साथ आज रेस्टोरेंट में वहां पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि वहां पर भीड़ ना के ही बराबर थी। सिर्फ स्टाफ के अलावा कोई एक आध ही लोग वहां पर नजर आ रहे थे। जब रोहित की नज़र अनीका पर पड़ी तो उसने उठकर अनीका के लिए कुर्सी खींची और फिर अनीका के बैठने के लिए अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अनीका ने रोहित से सॉरी कहा और कहा कि मिस्टर मारवा, मैं लेट हो गई। अब रोहित अनीका की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं अनीका, मैं भली बात जानता हूँ कि मेरी बीवी जब इतनी मल्टी टैलेंटेड है तो उसके पास टाइम की कमी तो होगी ही, क्योंकि जब वो इतनी मल्टी टैलेंटेड है तो ये सोचो ना, उसके पास काम भी तो कितना ही ज़्यादा होगा। रोहित की ऐसी बात सुनकर अनीका के चेहरे पर भी एक मुस्कान छा जाती है। तभी रोहित एक वेटर को इशारा करता है और वो अनीका और रोहित के लिए तभी वहाँ पर वेटर आता है तो रोहित अपने दोनों के लिए वो अपना ऑर्डर देता है, जिसमें सारी डिशेज अनीका की पसंद की ही थी। जैसे ही रोहित और अनीका वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठते हैं, आपस में ऐसे ही बातें करते हैं, तब रोहित अनीका से पूछता है, वैसे अनीका, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई, या तुम किसी काम में बिजी थी। रोहित की बात सुनकर अब अनीका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, एक्चुअली मैं गुलेरिया हाउस में चली गई थी। मुझे परसों रात को ही आकाश का मैसेज आया था, लेकिन कल बच्चों के साथ हमें टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं वहाँ आकाश को मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही मैं वहाँ पर जा पाई। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना लंच से पहले मैं गुलेरिया हाउस जाकर एक बार आकाश से मिल लेती हूँ, क्योंकि आकाश की के मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था जिससे मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। अनीका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, वह ऐसा क्या लिखा हुआ था अनीका उस मैसेज में। तभी अनीका कहती है, बस कुछ नहीं, वो मुझसे मिलना चाहता था, उसी के मिलने की वजह से ही मैं थोड़ी सी घबरा गई थी कि आखिर आकाश मुझसे मिलना क्यों चाहता है। रोहित अनीका की बात सुनकर अब उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता है, तो अनीका फिर क्या कहा आकाश ने, क्या मिल पाई तुम आकाश से। तभी अनीका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं गुलेरिया हाउस गई थी, मैं आकाश से भी मिल चुकी हूँ और साथ में पापा से भी। तभी फिर रोहित कहता है, पापा से मतलब तुम तो वहां पर आकाश से मिलने गई थी, क्या पापा को कुछ हुआ है, क्या पापा ठीक तो है ना, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी चल रहा है मुझे भी लग रहा है कि उनकी तबीयत शायद कुछ ज़्यादा ही खराब है। रोहित की बात सुनकर अब अनीका सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। अनीका के ऐसे चुप होने पर अब रोहित की भी उत्सुकता होती है कि आखिर वहाँ पर गुलेरिया हाउस में क्या हुआ है, इसलिए वो बात को आगे बढ़ाते हुए अनीका से पूछता है, अनीका मुझे बताओ ना, सच में वहाँ पर क्या हुआ है। तभी अनीका बताती है कि कुछ नहीं, आकाश ने मुझे वहाँ पर बस पापा की हालचाल के लिए ही, पापा के बारे में बताने के लिए ही बुलाया था, क्योंकि कई दिनों से पापा ना तो ढंग से खाना खा पी रहे हैं और उनकी हेल्थ भी कुछ ज़्यादा ही डाउन होती जा रही है। वो टेंशन में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे थे, जो आकाश उससे देखा नहीं गया, इसलिए उसने मुझे वहाँ पर बुलाया, क्योंकि आकाश ने भी खुद पापा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी असर पापा पर दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसे मुझे बुलाना पड़ा। अनीका की बात सुनकर अब रोहित भी अनीका की बात में हामी भरता है और रोहित कहता है, तो क्या तुम्हारी पापा से बात हुई। अब अनीका कहती है, हाँ मेरी पापा से बात हुई है। पापा ने, पता है मिस्टर मारवा, पापा ने एक डिटेक्टिव को हायर किया है जो माँ के बारे में और उस शख्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले। पता नहीं क्यों मेरे बर्थडे पार्टी से ही जब से उन्होंने उस शख्स को देखा है उनके मन में एक उम्मीद जग चुकी है। हालांकि मुझे लगा था कि मेरे मना करने के बाद शायद वो इस बात को वहीं पर भूल जाएंगे, शायद वो इस
पहेली में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके मन में ये बात आ चुकी है कि कहीं ना कहीं शायद स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, इसीलिए वो माँ के बारे में जानने के लिए अब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। ने जब डिटेक्टिव वाली बात को सुना तो फिर एक पल के लिए तो रोहित भी हैरान हो गया था, लेकिन फिर अब रोहित अनिका से पूछता है, तो अनिका अब हमें क्या करना है? अगर पापा ने एक डिटेक्टिव को हायर कर ही लिया है तो आज नहीं तो कल अब उनको पता चल ही जाएगा कि माँ जिंदा है, फिर तुम क्या करोगी या फिर माँ क्या करेगी? तो रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, ये तो खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि जब पापा को ये पता चलेगा कि माँ जिंदा है यानी कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, तो वो फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि माँ जिंदा है, तो फिर मैं उनको कैसे फेस कर पाऊंगी? पता नहीं उस टाइम पर उनके मेरे लिए क्या क्या सवाल होंगे, उनकी मेरे बारे में क्या क्या सोच होगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अनिका कभी भी कोई उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इसके बारे में अनिका को कभी भी कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता था। अनिका सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पापा की ऐसी हालत को देखकर आज अनिका को भी बहुत ही बुरा लग रहा था। इसलिए अब अनिका की बातों को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये सब समय पर छोड़ दो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जितना हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग वो उतनी ही क्रिटिकल हो जाती है, और यहाँ तो ना तो तुम कुछ कर सकती हो और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा यानी कि तुम्हारी माँ का ही यही डिसीजन है तो फिर यही सही, क्योंकि ये बात सिर्फ उन दोनों की है। अगर माँ ने हमें बोल दिया होता, माँ ने तुम्हें कह दिया होता, तो शायद तुम यहाँ पर पापा की कोई मदद भी कर पाती, लेकिन जब यहाँ पर माँ ने ही नहीं इस बारे में नहीं कहा, तो आई थिंक तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और तुम अपने अंदर इस गिल्ट को भी मत पैदा होने दो। कहीं ना कहीं रोहित की बातों से अनिका को थोड़ी सी तसल्ली तो हुई थी। इन दोनों की ऐसी ही बातें चली हुई थी, तभी तक वेटर दोनों के लिए खाना लेकर उनकी टेबल तक आ गया था। खाना टेबल पर आने के बाद जैसे ही रोहित और अनिका खाना खाना शुरू करते हैं, तो रोहित टेबल के नीचे से ही अनिका के पैर पर अपना पैर धीरे से मार देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित ये समझ जाता है कि अनिका कहीं ना कहीं अपने गिल्ट में कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, तो उसके मूड को फ्रेश करने के लिए अब रोहित ऐसी बचकानी हरकत करता है। अनिका जब रोहित की तरफ देखती है तो रोहित एक मुस्कान के साथ फिर से अपना खाना लग जाता है, और आज रोहित ने जितनी तैयारियां की थी शायद उतनी तैयारी कोई अपनी पहली डेट पर भी ना करे। जैसे जैसे अनिका और रोहित का रिश्ता पुराना हो रहा था, अनिका के लिए रोहित का प्यार उतना ही बढ़ता ही जा रहा था। उनका प्यार दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा था। अभी अनिका और रोहित अपना लंच एंजॉय कर ही रहे थे कि रोहित और अनिका की टेबल के पास एक लड़की आती है। वो लड़की वहाँ उनके टेबल के पास से गुजर ही रही थी कि तभी उसका पैर कहीं पर उलझ गया। उसे लगा कि शायद उसे किसी ने जान से गिराने की कोशिश की है, इसलिए उसके मुंह से जल्दी से निकलता है व्हाट द। तभी उसकी नज़र रोहित पर पड़ती है। रोहित को देखते ही अब वो लड़की उस रोहित को कुछ देर तक पहचानने की कोशिश करती है। जैसे ही लड़की रोहित को पहचान लेती है, तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है, और अब वो साथ में कंफ्यूजन भी, क्योंकि वहाँ पर उस रोहित के साथ अनिका को देखकर वो खुद कंफ्यूज भी थी, लेकिन उन सब को छोड़कर अभी उसके चेहरे की जो चमक थी वो देखने लायक थी, और वो बहुत ही खुश थी। उसी खुशी से चिल्लाते हुए वो एकदम से रोहित की तरफ मुड़ती है और कहती है, रोहित तुम यहाँ। उसकी आवाज़ सुनते ही अब रोहित भी उसकी ओर देखता है और कहता है, चारू तुम, वट ए कोइंसिडेंस। मैं तो बस आंटी से मिलने ही वाली थी, पर मुझे नहीं पता था कि उनसे पहले तुमसे मिलना हो जाएगा। चारू ने हंसते हुए ये रोहित से ये सब कहा। उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कान रोहित को देखकर ऐसे बढ़ गई थी जैसे दूसरे भी आसानी से देख सकते थे। रोहित भी उसे यहाँ पर देखकर सरप्राइज था, कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन चारू को देखकर वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, पर जल्दी ही उसने फिर से काम होकर कहा, When did you return? कुछ बताया भी नहीं तुमने। तभी रोहित की ये बात सुनकर अब चारू ने कहा कि मैं बस कल ही आई हूँ वापिस। मैं तुम्हें घर आकर ही सरप्राइज करना चाहती थी, पर देखो तुमने तो मुझे ही यहाँ इस होटल में ही सरप्राइज कर दिया। चारू ने हंसते हुए कहा। उसके पहनावे और अंदाज को देखकर लग रहा था कि वो कोई रईस फैमिली से बिलोंग करती थी।
उसकी बात को सुनकर अब रोहित भी कहता है ओह, लेकिन रोहित ने ये बात ही बड़े ही नॉर्मली कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं चारू की एक्साइटमेंट अब भी सातवें आसमान पर ही थी। अब रोहित की बात सुनकर अब चारू कहती है वैसे पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी। तभी उसकी बात सुनकर रोहित ने कहा क्या, लेकिन रोहित ने यह बात बिना किसी एक्साइटमेंट के पूछी थी, क्योंकि रोहित को तो पहले से ही किसी भी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और जब से उसकी अनिका से मुलाकात हुई थी, अनिका की शादी करने के बाद से तो कोई सवाल ही नहीं था। रोहित और चारू की बातें सुनकर कहीं ना कहीं अनिका उन दोनों को देख रही थी, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। जिस तरह से चारू एक पल के लिए भी रोहित से दूसरी तरफ ही नहीं देख रही थी, इससे कहीं ना कहीं अनिका ने भी अंदाजा लगा लिया था कि वो रोहित के लिए क्या फील कर रही थी। क्योंकि अनिका ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में इतना तो सीख ही लिया था, जितने हक से वो रोहित की फैमिली उसकी माँ के बारे में जानती थी, उसकी ज़रूरतों को भी कहीं ना कहीं वो बातों बातों में ही बयां कर रही थी। उसको देखकर अब अनिका को भी लग रहा था कि जैसे वो दोनों, रोहित और चारू दोनों ही आपस में बड़े ही क्लोज थे। जिस तरह से अब कब के बारे में सोचते हुए उसकी तरफ ना देखते हुए भी सोच रही थी, ठीक उसी तरह से चारू का भी ध्यान सिर्फ वहां पर रोहित के बगल में बैठी हुई अनिका पर पड़ चुका था। रोहित भी अब बातों बातों में ही अपनी चेयर को छोड़कर खड़ा हो जाता है और अब वो चारू से बातें करने लग जाता है। रोहित ने आज तक अपनी सीट किसी भी लड़की से बात करने के लिए या बात करते हुए नहीं छोड़ी थी, लेकिन अनिका ये देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, रोहित ने अनिका के अलावा किसी के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। क्योंकि रोहित ने भी नहीं कभी ये नहीं सोचा था कि चारू की मुलाकात उससे यहाँ पर हो जाएगी। इधर चारू के हाव भाव देखने के बाद भी अनिका तो कुछ पूछना ही नहीं चाहती थी, लेकिन चारू उसको वहां पर रोहित के साथ देखकर बहुत ही कंफ्यूज्ड थी। अब उससे रहा ही नहीं गया और उसने रोहित से पूछ ही लिया। रोहित ये उसके सवाल का कुछ भी जवाब देता उससे पहले ही अनिका बोल पड़ी, क्योंकि अनिका को उसे देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। अनिका के मन में उसे देखकर कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि अनिका को वो लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। उसके चाल ढाल, उसका व्यवहार, उसकी आंखें अनिका को कुछ अजीब ही उन्हें देखकर बेचैनी हो रही थी। लेकिन तभी रोहित के बिना बोलने से पहले ही अब अनिका उसे जवाब देते कहती है मैं अनिका गुलेरिया। अनिका की बात को आगे करते हुए अब रोहित आगे कहता है ये अनिका गुलेरिया है, मेरी वाइफ और मेरी लाइफ। रोहित की बात सुनकर कहीं ना कहीं अब चारू बहुत ही हैरान हो जाती है। अब चारू कहती है क्या रोहित, तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। तुम तो मुझसे कहते थे कि कभी शादी ही नहीं करोगे, तुम्हारा तो शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जबकि तुमने तो आज तक किसी भी लड़की को ऐसी नज़र से नहीं देखा, जबकि तुम्हारी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, और अब इतनी खूबसूरत बीबी के साथ यहाँ बैठे और वो भी लंच कर रहे हो। इससे आगे अब चारू फिर से कहती है तुमने मुझे अपनी शादी में तो नहीं बुलाया, कम से कम अब अपनी वाइफ से अच्छे से परिचय तो करा दो। अब चारू की बात सुनकर अब रोहित कहता अनिका की तरफ देखता है और कहता है चारू ये अनिका गुलेरिया है, मेरी वाइफ। अनिका दुनिया की नंबर 1 डॉक्टरों में से एक है, और अनिका ये है चारू सा, मेरे स्कूल और कॉलेज की इकलौती फ्रेंड। चारू रोहित की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। ये कहकर अब वो चारू हंसने लग जाती है और कहती, फिर कुछ देर तक हंसने के बाद अब वो फिर कहती है हम स्कूल और कॉलेज में एक साथ ही रहते थे, हमारा ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं था जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर ना किया हो। ये कहते हुए चारू रोहित के कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुकी थी, जिसे देखकर अनिका को इतने सालों में पहली बार आज जेलिसी फील हो रही थी, क्योंकि अनिका को तो वो लड़की पहले ही बार में देखने से ही अच्छी नहीं लग रही थी। कहीं ना कहीं अनिका को उस लड़की से चिढ़ हो रही थी। हालांकि आज तक अनिका ने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया था, क्योंकि अनिका चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अनिका अपनी हर चीज़ में, अपने हर कार्य में, अपनी हर इमोशंस में बड़ी ही काम रहती थी। वो कभी भी किसी दूसरे के सामने ना तो अपने काम को, ना अपने इमोशंस को, किसी भी चीज़ को जाया नहीं होने देती थी। उससे ज़्यादा काम शायद ही कि कोई होगा। तभी वहाँ पर चारू रोहित से पूछती है रोहित क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। अनिका ने तभी एक फेक मुस्कान के साथ कहा हाँ श्योर, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। अनिका यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नॉर्मल थी नहीं। यहाँ चारू को ये पता चलने के बाद अब वो वहाँ पर चेयर पर बैठ जाती है, और अब वो वहाँ पर उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रोहित की तरफ ही था। अब तो उसकी मुस्कान भी
रोहित को थोड़ी अनकंफर्टेबल करने लगी थी। उसने तुरंत ही बात बदलते हुए फिर रोहित ने पूछा, तो इस बार कब वापस जाने का सोचा है? यहाँ पर चारू रोहित के की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है आदित्य, क्योंकि यहाँ पर रोहित और चारू लगभग एक ही उम्र के थे और इसलिए उनकी स्कूलिंग भी साथ में ही पूरी हुई थी। वो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने साथ में ही कई सुंदर यादें भी बनाई थी उस वक्त। फिर यहाँ पर चारू लंदन में ही अपने कोर्स के लिए बाहर सेटल हो गई थी और वो साल में एक बार अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलने के लिए आया करती थी। अब रोहित वहाँ पर चारू से फिर से पूछता है कि तुमने वापस जाने का क्या सोचा है? तब यहाँ पर चारू अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो कहते हैं, हाँ, इस बार तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है। मैं इस बार वापस नहीं जा रही हूँ रोहित। मैंने सोच लिया है कि मैं यहीं से ही अब अपने फैमिली बिजनेस को मैं ही देखूंगी, जैसा कि डैड मुझे कब से कह रहे हैं। ये बात चारू ने एक्साइटमेंट में बताई। चारू की यह बात सुनकर रोहित भी कहता है, ओ ग्रेट। लेकिन रोहित अभी भी उतना ही काम था जितना वो पहले से था, क्योंकि रोहित के चेहरे पर चारू को देखकर ना तो कोई एक्साइटमेंट थी और ना ही कुछ और। कहीं ना कहीं चारू को ये बात बड़ी ही खल रही थी कि रोहित उसके रुकने का उतना सुनकर खुश क्यों नहीं था जितनी कि वो है। उसके इतने ठंडे रिएक्शन कहीं ना कहीं चारू का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे, लेकिन वो कहाँ पर रुकने वाली थी। अब चारू फिर से कहती है, लेकिन रोहित एक बात है। अब रोहित कहता है, ओके चारू बोलो क्या बात है? अब चारू कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी बिजनेस में। मेरे लिए तो सब नया ही होगा ना। ये चारू ने कहा। उसे उम्मीद थी कि काम का नाम सुनते ही शायद रोहित थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएगा काम की सुनकर, लेकिन उसकी ये उम्मीद जल्द ही टूट गई। इस बार भी रोहित ने ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ अपना सिर हिला दिया और उसे जवाब दे दिया। इतने समय बाद मिलने पर भी चारू उससे पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी अनिका के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, लेकिन रोहित को ज़्यादा इंटरेस्टेड न इस बारे में ना देखकर अब वो भी एम्बेरसमेंट सा फील नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर बार बार चारू का ध्यान चुपचाप लंच कर रही अनिका पर ही जा रहा था। अब तक अनिका का भी लंच पूरा हो चुका था। अब अनिका एकदम से खड़ी हो जाती है और उसने खड़े होकर बड़ी ही स्मार्टली उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया था उसके उठने से पहले ही। अब वो जल्दी से अपना पर्स उठाती है और वहां से बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। बढ़ते हुए वो रोहित को कहती है, ओके मिस्टर मारवा, मैं अब चलती हूँ क्योंकि मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट में भी जाना है। आप दोनों अपना ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। ये कहते ही अनिका वहाँ से निकल गई। हालांकि रोहित का भी लंच तो फिनिश हो ही चुका था। अब रोहित भी जैसे ही उठने को होता है तभी चारू उसे कहती है, रोहित हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, क्यों ना कुछ देर और बैठकर कॉफ़ी पी जाए और गप्पे भी मारे जाए। आई नो हमारे पास बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई होगी। हम 7-8 साल के बाद जो मिले हैं, एक दूसरे से शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें होंगी। अनिका तो यहाँ से अब जा ही चुकी थी, इसलिए यहाँ पर चारू भी अब रोहित के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहती थी। गेहुआ रंग लिए, बुरी आंखों में नीला काजल लगाए, छोटे बालों के साथ ही फैंसी कपड़ों में चारू दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसके अदाओं पर कॉलेज से लेकर ऑफिस तक के, मिडिल क्लास से लेकर अमीर तक सारे लड़के ही घायल थे। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि चारू ने किसी को कॉफ़ी के लिए पूछा था, जिसका जवाब हमें सुनने के लिए वो अंदर से बेताब हो रही थी। यहाँ पर रोहित ने जैसे ही ये सुना उसने झट से मना कर दिया। वो जैसे ही उठने को हुआ, लेकिन अनिका वहाँ से जा चुकी थी। तब तो रोहित को अनिका की बात याद आई कि ओके मिस्टर मारवा, मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट जाना है। अब रोहित एकदम से अपने माथे पर हाथ मारता है और कहता है, शिट अनिका, तो लगता है शायद यहाँ से नाराज़ होकर चली गई। मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ? जब मैंने यहाँ पर ये लंच स्पेशल अपने और अनिका के लिए की थी तो मैंने चारू को यहाँ पर बैठने ही क्यों दिया? वो न्यू देड़बुन में अब अपने मन ही मन में रोहित को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से वहां पर भागकर गेट की तरफ जाता है तो देखता है कि अनिका तो अब तक अपनी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। इधर चारू रोहित को ऐसे भागते हुए देखकर अब चारू को भी कहीं ना कहीं बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने इस गुस्से को ऐसे दर्शाना नहीं चाहती थी। यहाँ अकेले बैठे हुए चारू के मन में कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे थे। वो लंदन में पिछले कुछ समय से इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वो रोहित की लाइफ में क्या चल रहा है उसे कोई भी अपडेट ही नहीं था। लेकिन अचानक से
लेकिन अचानक से रोहित ऐसे शादी कर लेगा और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से, ऐसी उम्मीद उसे दूर दूर तक भी नहीं थी। कहीं ना कहीं अनिका की खूबसूरती के आगे चारू की खूबसूरती वैसे ही फेल हो रही थी। कहीं ना कहीं अनिका को की खूबसूरती को देखकर चारू अपने आप में ही एम्बेरसमेंट सा फील कर रही थी। चारू को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, उसको बड़ी ही चिढ़ हो रही थी पहले ही अनिका की खूबसूरती को देख के। या अनिका अपनी गाड़ी लेकर निकल ही चुकी थी। अनिका यहाँ पर अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ा रही थी, लेकिन गाड़ी तो अनिका चला रही थी, लेकिन उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। वो इन सब को रोहित से पूछना तो चाहती थी, लेकिन अभी उन दोनों के बीच में उसे ये पूछना ठीक ही नहीं लगा और वो जल्दी से वहाँ से उठ के अपने काम के लिए निकल गई। इधर आज करण गुलेरिया को देखकर कहीं ना कहीं आकाश के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी आज, क्योंकि बहुत देर तो पहले ही हो चुकी थी आकाश को ऑफिस के लिए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज वो घर से ही अपना सारा कार्य संभालेगा। आज वो गुलेरिया हाउस ऑफ इंडस्ट्री के ऑफिस में नहीं जाएगा, क्योंकि आकाश आज घर पर ही था। इसलिए आज उसके पास भी बहुत ही इनफ टाइम था अपने बच्चों के लिए, श्रेया के लिए और अपनी फैमिली के लिए। इधर से करण गुलेरिया भी अब तक अपने कमरे में जा चुके थे। उधर वहीं पर डाइनिंग हॉल में ही श्रेया और आकाश दोनों ही बैठे हुए थे। अब आकाश कहता है कि श्रेया, मुझे लगता है अब हमें बच्चे के नामकरण के बारे में भी सोचना चाहिए। आकाश के मुंह से नामकरण का नाम सुनते ही श्रेया एकदम से खुश हो जाती है और वहाँ पर कहीं नंदिनी भी बैठी हुई थी। तो नंदिनी भी उसे नामकरण का नाम सुनते ही एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और एकदम से कहती है, हाँ हाँ आकाश, ये तो तुमने बिल्कुल सही सोचा। आखिरकार तुम्हारी आज की ली हुई छुट्टी कहीं ना कहीं हमारे काम तो आ रही है, नंदिनी ने आकाश को चिढ़ाते हुए कहा। जैसे ही आकाश गुलेरिया ने यहाँ पर श्रेया को नामकरण के बारे में कहा तो ये बात सुनते ही जल्दी से श्रेया अपने कमरे में भागी हुई जाती है और वहाँ से जल्दी से एक कॉपी और पेन उठा कर लाती है, क्योंकि श्रेया ने तो इस बारे में अभी तक सोचा भी नहीं था। अब तक वो इतनी अपने आप में ही इतना खुश हो रखी थी, क्योंकि एक पल से उसकी झोली में इतनी सारी खुशियाँ जो आ गई थी, इस बारे में तो उसे ध्यान ही नहीं रहा था। लेकिन आज आकाश ने उसे इस बारे में याद दिलाया था, इसलिए अब जितने भी नाम यहाँ पर श्रेया को याद आने वाले थे वो यहाँ पर उन सब को लिखने वाली थी। तभी आकाश कहता है, श्रेया क्यों ना एक एक कप चाय का हो जाए। वहाँ पर साथ में वो नंदिनी को भी कहता है, भाभी आपका क्या ख्याल है। तभी नंदिनी भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आकाश, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे भी चाय पीनी तो बहुत ही पसंद है, ये तुम जानते हो। चलो मैं किचन में जाती हूँ और मैं जाकर चाय की तैयारी करवाती हूँ। तो ये कहते हुए नंदिनी वहाँ से उठकर चली गई। इधर अब श्रेया कॉपी पे इधर यहाँ पर श्रेया एक डायरी पे कुछ पेन से कुछ लिखने के लिए बैठ जाती है। उसने बहुत सारे नामों को पहले से ही सोच के उन पे लिखना शुरू कर दिया था। अब आकाश श्रेया को देखते हुए कहता है, श्रेया इतनी जल्दी भी नहीं है, मैंने बस तुम्हें एक ही आइडिया दिया है। तभी श्रेया कहती है, सॉरी आकाश, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। अब आकाश कहता है, कोई बात नहीं श्रेया, ऐसा करते हैं पहले हम सब चाय पीते हैं, उसके बाद हम ये काम कर लेंगे। तभी श्रेया अपनी डायरी पर ध्यान देते हुए कहती है, नहीं आकाश, पहले नाम तय हो जाए उसके बाद ही अब चाय पी जाएगी। अब अगर आपके मन में ये बात आ ही गई है तो क्यों ना अभी पहले हम नाम ही डिसाइड कर लेते हैं। अब आकाश हंसते हुए कहता है, ओ इतनी जल्दी क्या है, अब अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे नन्हे से मेहमान को, अभी तो आया है हमारा नन्हा सा मेहमान। अब श्रेया कहती है, हाँ लेकिन नामकरण की पूजा अब हमें जल्द से जल्द करनी ही होगी, मैं तो इस बारे में पहले से ही काफ़ी लेट कर चुकी हूँ। अब नामकरण के बारे में कितने ही रीति रिवाज हैं, कितने ही कार्य हैं जो अब हमें जल्द से जल्द पूरे करने होंगे। अच्छा हुआ आकाश जो तुमने मुझे इस बारे में याद दिला दिया। हमें जल्द से जल्द पहले पंडित से बच्चे के अक्षर का भी पता करना है कि उसका पहला अक्षर क्या, उसका नाम का पहला अक्षर कौन सा होगा। एकदम से श्रेया को इतना हाइपर देखकर अब आकाश कहते हैं, कूल डाउन श्रेया, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने तो जस्ट तुम्हें एक आइडिया दिया था, मैंने तो बस तुम्हें जस्ट एक हिंट दिया था कि अब हमें शायद नामकरण करना चाहिए। इससे शायद हमारी पूरी फैमिली एक बार फिर से इकट्ठी हो, फिर से बच्चे भी बहुत सारी मस्ती कर पाएंगे। मैंने तो जस्ट इसीलिए ये सब बोला था। श्रेया तुम तो अभी से ऐसे ही लग रही हो जैसे तुम तो किसी शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ चुकी हो। आकाश की यह बात सुनकर अब कहीं ना कहीं श्रेया भी मुस्कुराने लगती है और अब वो दोनों ही एक साथ हंसने लग जाते हैं। आकाश श्रेया को छेड़ते हुए कहता है, हाँ तो बताओ श्रेया, डायरी में कौन कौन से नाम सोच कर लिख चुकी हो तुम, वैसे हमारी नाम एक्सपर्ट जो हो। तभी श्रेया डायरी खोलते हुए कहती है, देखो मैंने कुछ नाम लिखे हैं
क्योंकि मैंने लिखे हैं आरव, अद्वैत, विवान, अर्णव और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। अभी आकाश श्रेया की ये बात सुनकर आश्चर्य से कहते हैं, अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे नाम। पर हमने तो तय किया था कि हमारा बेटा अगर होगा तो उसका नाम ए से ही होगा। ये हमने काफ़ी टाइम पहले ही सोच लिया था, जब तक तो तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा नाम भी ए से है। अब श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ याद तो मुझे भी है, लेकिन मैंने सॉरी मुझे याद दिलाने के लिए, लेकिन ठीक है, अब हम ए से ही बच्चे का नाम डिसाइड करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर आकाश इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब पिंकी का जन्म हुआ था तो आकाश को तो पता भी नहीं था कि उसकी एक बेटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बाद में ही पता चला था, जब उसको श्रेया की बहन ने चुरा कर उसके पास तक भेजा था। इसलिए कब आकाश ने नहीं सोचा था कि श्रेया के साथ उसका ये बच्चा होगा। ये बात उसे बाद में ही पता चली थी। उसकी कितनी ही ऐसी इमोशंस थी, कितनी ही, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस कर रहा था, बच्चे का नामकरण, सब कुछ। यहाँ पर आकाश के लिए ये एक पहला मौका था जहाँ वो अपने बच्चे का नामकरण खुद अपने ही हाथों से करने वाला था। आकाश को ऐसे इमोशनल देखकर अब श्रेया कहती है, क्या हुआ आकाश, तुम एकदम से चुप हो गए, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? आकाश की बातों को सुनकर अब श्रेया की बातों को सुनकर अब आकाश कहता है, कुछ नहीं श्रेया, मैं बस पीछे की ही कुछ बातों को सोच रहा हूँ। पता है, जब हमारी पिंकी पैदा हुई थी तो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ये तुम्हारी बेटी है, और ना ही मैं उसका कोई नामकरण कर पाया था, क्योंकि तुम्हारी बहन ने ही सब कुछ पहले से ही कर लिया था। इसलिए मुझे नामकरण में कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं, और वैसे मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पिंकी तुम्हारी बेटी होती तो शायद मैं उस टाइम पर इतना अच्छा नामकरण करता। हालांकि मैंने पिंकी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। तभी श्रेया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आकाश, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे यहाँ पर ना होते हुए भी तुमने पिंकी को कितने लाड प्यार से पाला है। हालांकि मेरी बहन के किए हुए को मैं अब सुधार तो नहीं सकती, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं। हमारी जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी उम्मीदें थी, जितने भी सपने थे, वो हम अब इस बच्चे के नामकरण में पूरा कर लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुम ज़्यादा गिल्टी फील भी मत करो, क्योंकि भगवान ने हमें ये एक अच्छा मौका दिया है। जो सपने हम पिंकी के पैदा होने पर पूरा नहीं कर पाए, वे कहीं ना कहीं हम अपने इस बच्चे के पैदा होने पर अब पूरे कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आकाश को भी श्रेया की बातें ठीक लग रही थी। अब आकाश भी कहता है, ओके, अब हम जल्दी से नाम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बारे में हमें जल्द से जल्द एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होगी, और उसी में ही हम बच्चे का नामकरण करेंगे। पहले हम घर में एक छोटा सा समारोह रखेंगे, जिसमें पंडित वगैरह आएंगे और वो बच्चे का नामकरण करेंगे, और शाम के टाइम पर हम सब पूरी फैमिली, मारवा परिवार और हमारा गुलेरिया परिवार, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हम सब आपस में पार्टी करेंगे। कहता है, वैसे श्रेया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी ऐसे दोनों साथ में बैठकर मिलकर अपने बच्चे का नाम रखेंगे, और वो भी यूँ बैठकर हंसेंगे। श्रेया अब हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बहुत कुछ खोया है हमने आकाश, लेकिन ये जो मिला है वो बहुत ही खास है। एक पल के लिए अब दोनों ही मौन हो जाते हैं। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और वहाँ पर बच्चा झूले में ही सो रहा था। अब श्रेया कहती है, तो क्या नाम रखा जाए? अब आकाश सोचते हुए कहता है, ऐसा नाम जो हमारे प्यार की तरह ही हो, शांत भी हो और गहरा भी हो और साथ में मजबूत भी हो। श्रेया धीरे से कहती है, तो फिर आरव कैसा रहेगा? अगर पंडित जी हमें ए अक्षर सजेस्ट करते हैं तो आई थिंक आरव नाम ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आकाश कहता है, आरव मतलब शांति, और तुम जानती हो तुम्हारे आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है। अब श्रेया हंसकर कहती है, तो फिर तय रहा हमारा बेटा आरव। अब ये नाम सोचकर अब दोनों ही एकदम से हंसने लग जाते हैं, और अब आकाश झट से बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ये भी नाम के साथ देखो, ये कितना प्यारा भी लगेगा। अब आकाश अपने बच्चे को थोड़ा सा प्यार करते हुए कहता है, जब तू बड़ा होकर जो भी बने बेटा, पर तेरा नाम प्यार और उम्मीद की एक नई कहानी बताएगा।